जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी हो गया है। हम जिस युग में, जिस एरा में जी रहे हैं, वो युग और एरा ऐसे ही विषयों पर विमर्श कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं श्रीमान नीतीश प्रियदर्शी जी। नीतीश जी पर्यावरणविद हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं। नीतीश जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नीतीश जी, जब हम पारिस्थितिकी, पर्यावरण ऐसे बड़े बड़े शब्दों का उपयोग और प्रयोग करते हैं तो आम जो हमारे दर्शक हैं और आम लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो पर्यावरण, पारिस्थितिक और संतुलन, ये आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वच्छता के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे पूरे हमारा जो सराउंडिंग है उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक बार उसको पूरा आप बताने का प्रयास करें। देखिए, पर्यावरण जो पारिस्थितिक एक नाम लिया जिसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी जी, और संतुलन, आपस में सब चीज़ का संतुलन है भी बना रहना काफ़ी ज़रूरी है। पारिस्थितिक के तौर पर जो भी आपके आसपास का चीज़ है, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जो भी चीज़ यहाँ जो नेचर का एक पार्ट है, हम उनको लेके चलते हैं कि वो पारिस्थितिकी है। हम लोग ये भी कहते हैं उसमें वन्य जीव भी आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा, धरती का हर कोई चीज़ आ जाएगा। तो हम लोग ये जरूर कहते हैं कि कोई खास एरिया के बारे में कि वो पारिस्थितिकी जो है उसका बायोडाइवर्सिटी रिच है, धनी है। कई कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी उसका जो है काफ़ी कमज़ोर है, ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, स्वस्थ है। इस सब शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब पर्यावरण तो आप जान ही रहे हैं, आजकल तो स्कूल से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंट जो आपके चारों तरफ का चीज़ है, हवा, वायु, नदी, जो भी आपका अगल बगल का चीज़ है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो आपका वो पर्यावरण घर का भी हो सकता है, पर्यावरण बाहर का भी हो सकता है। हम लोग बार बार कहते हैं ना, घर का पर्यावरण ठीक नहीं है, घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। आजकल बड़ा ही तकिया कलाम चला हुआ है सब जगह। तो हम लोग बहुत इजीली इन शब्दों का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। और अब रहा बात इन दोनों के बीच का संतुलन, जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई भी चीज़ इसमें से एक भी गड़बड़ाएगा तो असंतुलन होगा, धरती पे, पृथ्वी पर असंतुलन होगा, आपके अगल बगल असंतुलन होगा, जिसका प्रभाव अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अल्पवृष्टि है, सूखा है, महामारी है, बीमारी फैल रहा है। तो बहुत चीज़ों का इसमें हम लोग ये गौर कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। आप कहीं बार देखिएगा बिजली तड़क के गिर रही है, कई लोग मर रहे हैं। बाढ़ की अभी आपदा आप देख रहे होंगे, कई जगह भीषण बाढ़ आया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में बगैर मतलब का वो बादल फट गया। बिल्कुल, जब पहाड़ी बादल फट के कितने लोग मारे जाते हैं, बहुत चीज़ हो रहा है जो कि बैलेंस जो है वो आपका गड़बड़ा। तो जहाँ भी बैलेंस गड़बड़ाएगा, इन दोनों के बीच में असंतुलन होगा, तो कहीं ना कहीं उसका पृथ्वी जो है, चाहे हमारा जो पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं अपने विकार के रूप में आएगी, विकार अपना वो दिखाएगी, जिसको अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी तो खाली मान लीजिए बारिश है तो बाढ़ आ रही है, अब जाड़ा आएगा, उसका अलग आपदा आएगा। उसी तरीके का आपका फिर गर्मी जो आएगी, उससे पानी नहीं मिलेगा पीने को, स्वच्छ जल पेयजल नहीं मिलेगा पीने को, प्रचंड गर्मी पड़ेगी, महामारी फैलेगा। तो हर सीजन में अब आप देख रही हो क्योंकि पीक आ रहा है, ज़्यादा चीज़ों की लोगों परेशान हो रहे हैं। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है। हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं कि भाई इस बार बहुत गर्मी पड़ेगी। अभी एक न्यूज़ आया, हाल से चल रहा है कि इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। ठंड बहुत पड़ेगी का सवाल वो नहीं है कि हम लोग आजकल मीडिया से बहुत ज़्यादा गाइडेड भी हो जाते हैं आजकल, सोशल वेबसाइट्स खासकर। तो सोशल वेबसाइट्स भी उसमें कुछ जो है आपका अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि अब समझना समय आ गया है कि आपको अपने जो ये जो पर्यावरण है और बायोडाइवर्सिटी है, इसके बीच में संतुलन कैसे बना के चले। और उसके लिए एक नया वर्ड आजकल आ गया कि डेवलपमेंट तो होगा ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, और ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा नीतीश जी, जब चीज़ों को हम समझते हैं, जानते हैं, तो क्या जो आजकल जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार स्वच्छता पर, बिल्कुल, साफ सफाई पर, तो इसका भी कहीं ना कोई जुड़ाव है हमारे साथ? इस बिल्कुल जुड़ाव है जी। देखिए क्या होता है ना कि आप स्वच्छता आप जब रखिएगा तभी ना आपका पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, घर स्वच्छ रहेगा, आगे आसपास स्वच्छ रहेगा, तो आप स्वस्थ रहिएगा। तो जनरली क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास काफ़ी अच्छा है, इसको तो हम लोग मानते हैं साइंटिस्ट होने के बावजूद, कि
होने के साथ साथ कि भाई आपके हर अगल बगल सब जो है, शहर आपका स्वच्छ रहे, आपका मोहल्ला स्वच्छ रहे, आपका घर स्वच्छ रहे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वच्छता के बिना कुछ भी नहीं। अगर वातावरण आपका स्वच्छ नहीं रहेगा, आपका पर्यावरण प्रदूषित होगा, बायोडाइवर्सिटी में जो डेवलपमेंट होता है उसमें खलल पड़ेगा, वो बर्बाद होगा। तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और छोटा सा उदाहरण देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इनको लाया अभी, ये पहले भी हमारे यहाँ होता था। अगर आप आज भी गांव में जाइए देखिएगा कि बच्चों के उठने से पहले माताएं घर का झाड़ू लगा देती हाँ, हैं, पूरा साफ सफाई कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर तो रहे हैं। क्यों करती हैं कि जब बच्चे उठे तो उनको धूल कण इस सब से उनको पाला नहीं पड़े, बीमार ना पड़े। तो सुबह बच्चों को उठने से पहले सब सफाई उफाई हो जाती है। ये एक स्वच्छता का सबसे छोटा उदाहरण है। तो हाँ, मेरा यही कहना है कि स्वच्छता अगर नहीं रहेगा आपके अगल बगल, तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा, आपका पारिस्थितिकी जो आपने कहा बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब होगा। तो स्वच्छता बहुत बड़ी चीज़ है। बिना स्वच्छता के आप पर्यावरण की शुद्धता पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, एक आम व्यक्ति को सोचना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए इस दृष्टि से, एक आम व्यक्ति को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आम व्यक्ति को तो पहले स्वच्छता का इंपॉर्टेंस जानना है। क्योंकि आजकल हम लोग करते क्या हैं, कचरा उठाए बाहर फेंक दिए। जी। अब वो होता कि भाई वो अब नगर निगम ले जाएगा, सरकार का काम है उस कचरे को हटाना है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कहावत एक इंग्लिश में है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। तो आप उतना कचरा को बनने ही मत दीजिए जो आपके घर में कचरा। क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या होता है ना, हम लोग सामान खरीद के लाते हैं जरूर, फिर घर से बाहर नहीं निकल पाता है, वो घर में ही कचरा बनने लगता है। उसका निष्पादन करना सीखिए, उसको हटाइए। तो आम लोगों को पहले है। दूसरा बात क्या है कि हमेशा ये सोचिएगा कि आपका पड़ोसी करेगा, सरकार करेगी, तब तो हो गया स्वच्छता। आपको प्रयास करना है। और हम लोगों ने कई बार देखा, अगर मैं रांची शहर का हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ कई झरने हैं आसपास, लोग जाते हैं। अभी अब समय आ गया शुरू, बरसात के बाद लोग अब जाना शुरू करेंगे झरनों में। हमारा सबसे रिक्वेस्ट होता है कि कृपया करके जो नेचुरल चीज़ है वहाँ का, दसम जो भी फॉल्स आपका है, उन जो ना जो भी है, चाहे जो प्रपात वगैरह हैं, हमारे झरने हैं, उसको प्रदूषित मत कीजिए, उसको छेड़छाड़ भी मत कीजिए। वो उसको स्वच्छ रहने दीजिए। आप जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं कई फोटोग्राफ्स में डालता हूँ तो लोग पूछते हैं जगह कहाँ का है, तो मैं जगह का नाम नहीं लिखता हूँ। और मैंने कहता हूँ कि ठीक है आप आइए, मैं जगह का नाम बता दूंगा। लेकिन फिर मैं वहाँ जिस गांव में इन लोग को जाना होता है वहाँ मैं फ़ोन करके कह देता हूँ कि देखो, इन लोग कोई प्लास्टिक का कचरा ना फैलाएं। तो ये एक पहल हर को करना चाहिए अपने तरीके से। अगर आप कचरा बना भी रहे हैं उसको वापस ले आइए, या वैसा कचरा लेके जाइए जो डिस्पोजेबल हो, वहाँ ख़त्म हो सकता है, नेचुरल में वो मिट्टी के साथ मिल जाए, या तो उसको आप जलाइए कहीं कोना में रख के जहाँ पर लोग नहीं हो। इस तो बहुत सारे उपाय जो आप कर सकते हैं। तो स्वच्छता तो आपको आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए कि हमको स्वच्छ रहना है। जब आपके दिमाग में बात आएगी तो आप देखिएगा नेचुरल उसका प्रभाव आपके पर्यावरण में, आपके अगल बगल पड़ेगा, आपके बॉडी के शरीर से आपका झलकने लगेगा कि आप में स्वच्छता का जो है वो चीज़ दिख रहा है कि आप स्वच्छ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो स्वच्छता आप जहाँ भी लाइएगा, क्योंकि आप तो कचरा करके जहाँ सारे नेचुरल पिकनिक स्पॉट को चले हैं, उसके बाद उसको भुगत कौन रहा है? वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के गांव वाले, वहाँ का नदी प्रदूषित हो रही है। अल्टीमेट हमको भी भुगतना पड़ता है। साइकिल तो आप ही के पास लौट के आएगा, क्योंकि जो आपने छोड़ा है वो आप ही के पास आएगा। और मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार नदियों में जो बाढ़ आती है ना, जब नदी की बाढ़ चली जाती है तो बहुत सारे कचरों को छोड़ जाती है। तो लोगों ने पूछा इतना कचरा आता कहाँ से? बोला कि ये नदी को कचरा हमने दिया है, तो नदी रखेगी नहीं, वो आपको रिटर्न करेगी। हो सकता है सूद सहित कर दे, तो वापस करके चली जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता जो है इसको काफ़ी, क्योंकि आज आप देखिएगा हर घरों में देखिएगा ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं बीमारियों में हो रहे हैं, दवाई खरीदने में। तो अगर आप अपने को स्वच्छता के अभियान में डालते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, तो नेचुरली है कि आपका हेल्थ पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा नीतीश जी, एक जैसे आपने एक आम व्यक्ति के लिए स्वच्छता की बात कही कि ये चीज़ों को, जैसे हमारे दिमाग में भी ये चीज़ होना चाहिए, उसी प्रकार पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सरकार तो कर रही है और संस्थागत बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, बट एक आम व्यक्ति, जैसे गांव में बैठे हुए लोग हैं, शहर में एक आम व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? वो कैसे अपना योगदान दे सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहले लोगों को जानना होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जी। ये जानना, महत्वपूर्ण कितना है आपके लिए, ये जरूरी है। और ये इसकी शुरुआत बच्चों से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब बहुत आदमी मैच्योर्ड हो जाता है ना, ये चीज़ों को समझने में बहुत समय लेता है, नहीं समझ पाता है। तो जो बच्चे हैं वो सेंसिटिव हैं, क्योंकि हम लोगों ने धरती का बहुत सारे पोर्शन का उपभोग कर लिया।
अब बच्चों की बारी है। तो बच्चे जैसे थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में अगर जाएं तो जैसे हमारी दादी होती थी, वो कहती है कि भाई ये नहीं, ये चींटी जो है सो ब्राह्मण है, इसको अन्न देना चाहिए या चीनी देना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पारिस्थितिक संतुलन से ही वो बिल्कुल है। देखिए हम लोग में खिलाना किसी धर्म के ही बहाने हो, कुत्तों को देना, कौओं को देना, चिड़िया गोरैयों को देना, कबूतर को देना, चींटी को देना, लोग कहते हैं इस बहाने आपके कुछ ग्रह टलेंगे। होता है, जोड़ा गया उसको, साइंस के अलावा रिलीजन से जोड़ा गया, तो लोग देते थे। तो वो क्या होता कि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने हमारे छोटे मधुमक्खी से लेके चींटी से लेके जो भी जानवर अच्छा, हैं, पैर के नीचे कुछ पड़ गया था, हाँ तुरंत पाप होगा तुरंत करते थे। तो हम लोग को लगता था कि वो सारे जीव जंतु जो हैं, छोटे कण से लेके माइक्रोब कीड़ा से लेके जो आपको आंखों से नहीं दिखता हो, सारे रोल प्ले करते हैं। अगर पक्षी नहीं रहेगा तो आपका जंगल कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो जंगल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जो मधुमक्खी है, पराग लेकर चलती है, सब जगह विचरण करती है, नेचुरली कि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, निषेचन तो उसी के माध्यम से हो रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस चीज़ को लोगों बच्चों में समझाना जरूरी है। इसके चलते हम लोग ने कई बार अपने स्कूल में, चाहे और भी लोगों को, बच्चों को कहता है, बच्चों को हमने कहा भी है, टीचर्स को भी हमने कहा है कि बच्चों को साल में 4-5 बार जंगल यात्रा कराइए। खासकर झारखंड में देखे बच्चे जो गांव में रहते हैं, यहाँ के बच्चों को मालूम है कि रिवर थेम्स कहाँ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके गांव से कौन नदी बहती है, उसके जो जंगल है उसके गांव के आसपास वो किस पेड़ के हैं, किस पेड़ की बहुतायत है वहां पे, ये उनको आइडिया नहीं है। ये बच्चों को जानना होगा। तो सबसे पहले अपने मन में ये धारणा बनानी होगी। बिल्कुल। और फिर स्टेप बाय स्टेप बच्चों से शुरू कीजिए। बच्चे जब जंगल से जुड़ेंगे ना, इकोसिस्टम से जुड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ेंगे, तो ये सारे बच्चे जो है इस चीज़ को समझने लगेंगे, तो उनका एक लगाव होगा, वो चीज़ को समझेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। तो मुझे लगता है कि उनका एक मेजर रोल प्ले होने वाला है आने वाले समय में। तो बच्चों को हमको समझाना होगा, उनको जंगल वॉक हम लोग कहते हैं। कई बिहार कुछ क्षेत्रों में NGOs के माध्यम से हमने बोला भी है, जंगल, बच्चों को जंगल ले जाओ। जंगल जाएंगे बच्चे, एक तो स्वस्थ वातावरण में रहेंगे, सब चीज़ सीखेंगे कि एक पेड़ एक दूसरे पेड़ को कैसे सहयोग देता है, नदी है, नदी कैसे काम कर रही है, सब चीज़ों को समझाया जाए तो बच्चे जो है स्वतः आपके जो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, सबको जब समझने लगेंगे तो उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो जैसे पारिस्थितिकी को बचाने की बात है, उसी प्रकार पर्यावरण को बचाने के लिए हम बिगनिंग स्टेज में क्या करना चाहिए? पर्यावरण संतुलन। देखिए, पर्यावरण को तो कुछ करना नहीं है बेसिकली। अब ये चीज़ को समझना है कि जो चीज़ जैसा है उसको वहीं छोड़ो, उसको अब डिस्टर्ब नहीं करना। तालाब है बचा लो, नदी है बचा लो, पहाड़ है बचा लो, जंगल है बचा लो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आप पेड़ लगा सकते हैं मनुष्य, जंगल मनुष्य नहीं लगा सकता है, जंगल अपने आप होता है, आप पेड़ लगा सकते अच्छा, हैं। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पेड़ हम लगा सकते हैं, बिल्कुल, बट जंगल नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं है जी। कि वो जंगल लगा दे। क्योंकि जंगल में आप देखिएगा हर्ब्स, शॉप्स एंड ट्रीज, मतलब छोटे घास से लेके, झाड़ी से लेके, मध्यम पेड़ से लेके बड़े पेड़ तक बड़ा बड़ा संतुलन में होता है। संतुलन में होता है। आप कैसे एक चीज को लगाइएगा, ये नहीं हो सकता है। आप पेड़ लगाओ, उस जगह को छोड़ दो, जंगल अपने आप हो जाएगा। क्योंकि नेचर में इतनी ताकत है कि वो अपने आप उसी हिसाब से, उसी वहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से वो जंगल बना देगा नेचर। तो आप बस उस जगह को छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। नदी को छोड़िएगा, नदी पोल्यूशन फ्री हो जाएगी। तालाब को छोड़िएगा, तालाब भी पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। हम लोग उसको तंग कर करके हम लोग प्रदूषित भी करते हैं और तबाह भी करते हैं। और नदियों पर तो अब पूरे विश्व में जो स्थिति जा रही है, नदियों की स्थिति, खासकर भारत में भी, झारखंड में भी, कि नदियां अब दबने लगी हैं, नदियां सूखने लगी हैं, जो पहले नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। अच्छा, एक आजकल नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, वो हार्वेस्ट, वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, या रिचार्ज। तो ये खास करके अभी रांची को ही हम देख रहे हैं, जो गर्मी, जब तेज़ गर्मी होती है तो पानी की बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये क्या है और इसको कैसे पर्यावरण के साथ या पारिस्थितिकी के साथ कैसे हम जोड़ करके देख सकते हैं? देखिए, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग तो अलग चीज़ है। ये बेसिकली है कि हम बारिश के पानी को हम रोकें और उसको धरती के नीचे भेजें। उसके कई सारे उपाय भी हैं, तरीके भी हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीका ये होना चाहिए कि हर जगह का जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो होता है भारत में, वो डिपेंड करता है वहाँ की जियोलॉजी पे, वहाँ की भूगर्भीय संरचना पे। आप एक मॉडल को आप पूरे भारत में नहीं लगा सकते हैं।
क्योंकि कहीं अवसादी चट्टान है, हाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कहीं आपको काइंट्रिक मेटामॉर्फ चट्टान है, है, मेटामॉर्फिक है, कहीं इग्नियस रॉक है, सबका अलग अलग संरचना है। तो आप एक जल संरचना को आप सब जगह नहीं लगा सकते। अब रही बात जैसे झारखंड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, आप छत के पानी को भी नीचे ठेल सकते हैं, लेकिन पानी को जब आप नीचे ले जाते हैं तब आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना होगा कि आपके उस रिचार्ज जोन जो आप बना रहे हैं, रिचार्ज टंकी, जी उसके अगल बगल कम से कम 40 फुट तक सेप्टिक टैंक और सोकपिट घर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका भूमिगत जल भी गया। अगर सेप्टिक टैंक सोकपिट का पानी उसमें गया लीच करके, चाहे रिसाव लेके, तो वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका ग्राउंड वाटर को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। यह हमेशा लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए बात। यहाँ होता क्या है कि लोग बना तो देते हैं बहुत चीज़ों से, पनिशमेंट से बचने के लिए, दिक्कत क्या होती है कि वो किचन का पानी भी, बाथरूम का पानी भी उसी में डाल देते हैं। तो ये खतरनाक स्थिति, ये नहीं करना है। दूसरा क्या है जो हम लोग बताते हैं कि आप अपने घर में थोड़ा बहुत भी आंगन है उसको कच्चा ही रहने दीजिए। अगर बहुत शौक है तो वैसा टाइल्स लगाइए जो परफोरेटेड हो, छिद्र युक्त टावल, जिससे बारिश का पानी नीचे चला जाए, खुला रखिए उसको। आप देखिएगा वो ऑटोमेटिक जो अपना स्वतः जो उसका प्रकृति होता है वो वाटर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा रिचार्ज होके। मतलब ये जो आजकल का जो नया ट्रेंड डेवलप हुआ है कि वो प्लास्टर कर दो या बड़ा मोटा सा वो ढाल दो, तो ये चीज़ से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्यों तो पानी जाने नहीं देगा नीचे। तो अब सब पानी जो है झारखंड में, अगर रांची के शहर की बात करें, यहाँ 60% जो पानी है वो सरफेस रन ऑफ, जिसको कहते हैं ऊपर से बह जाने की क्षमता 60% है। 40% पानी आपका कहीं इधर उधर जाता है। तो आपको तो है कि यहाँ के पानी को रोकना होगा जी। जो पहले था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इतनी सारी नदियाँ थी कि कई नदियाँ तो मैंने स्वतः विलुप्त हो गई, वो रिचार्ज जोन थी आपकी, पानी खत्म हो गया। तालाब में आप काद बैठ गया, आप उसके तालाब की सफाई नहीं किए, बहुत सारे तालाब गायब हो गए जो हमारे रिचार्ज जोन हुआ करता था। तो इसे करते करते हम सब खत्म करते चले गए, पानी है कहाँ। और दूसरा बात क्या है कि आपको एक चीज़ बता दें भूमिगत जल के यहाँ के बारे में, 1942 में जेबी ऑर्डन एक थे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, उन्होंने सर्वे किया था जब आर्मी को लाना था, ब्रिटिश आर्मी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उन्होंने रांची के चट्टानों का पूरा सर्वे किया। उन्होंने कहा था कि रांची के भूमिगत जल पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो पानी है बहुत सीमित अवस्था में है, केवल यहाँ दरारों में ही मौजूद है पानी। तो इन्होंने पहले ही कहा था। और उसके बाद से तो कई तालाबें बनी रांची शहर में, कई तालाब थे, करीबन 200-250 तालाब था रांची डिस्ट्रिक्ट में, वो धीरे धीरे घटने लगा तालाब। तो वही देखते हैं कि मतलब बारिश जो होती है वो मुझे लगता है कि जो 1000 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, हाँ 1400 से मिलीमीटर तक बारिश होती है। हाँ, तो बारिश तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन वो पानी हम उसको नहीं रोक पाते हैं। देखिए बारिश जब हो रही है, बारिश का ट्रेंड पहले समझिए। पहले क्या होता था कि 14 मिलीमीटर जो बारिश होती थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि 100 मिलीमीटर को बारिश होना है 5 दिन में, वो एक ही दिन में हो जा रहा है। अच्छा, इस पर भी पर्यावरण का बड़ा प्रभाव पड़ा बहुत बड़ा प्रभाव है। अब उसमें क्या हो रहा है जी, पानी सब बह के निकल गया। पानी को रिचार्ज होने के लिए मध्यम दर्जे की बारिश चाहिए, फुहार जिसको कहते हैं, वो जो पानी पहले होता था, उससे पानी रिचार्ज होगा। ये जो सतही जल जो बह के बाढ़ की तरफ बहता है वो नीचे नहीं जाता है, वो सब बह के निकल जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि पानी नीचे जा रहा होगा, नहीं जाता है। उसके लिए हमको सतही जल में सतह पे जो पानी के बारिश की जो बूंदें होती हैं उसको धीरे अवस्था में बड़ी बड़ी बूंदें नहीं गिरनी चाहिए। इसके लिए भी हमको सतर्क देखना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसे इसको क्या कर सकते हैं हम? देखिए सबसे बड़ी चीज झारखंड तो कमोबेश परिस्थिति वही है जो पठारी क्षेत्र की है। और अब जैसे क्या कि खूब तेज बारिश हो रही है, तो हम लोग कई बार कहते हुए लोग भी, वैज्ञानिक सोच भी है कि जो भी झारखंड में जितनी नदियां हैं, रांची के आसपास जितनी नदियां, छोटे छोटे चेक डैम बना दीजिए। उससे क्या होगा कि जो पानी जो है जो बह के बर्बाद हो जा रहा है, समुद्र की तरफ निकल जा रहा है, वो रुकेगा। दूसरा क्या है कि जो नदियों का जो पार्ट छोटा हो गया उसको थोड़ा बड़ा कीजिए, चौड़ा कीजिए, जो बचा खुचा है। इससे क्या होगा पानी का कैपेसिटी बढ़ेगा। और हमने देखा है जब भी हम जंगल में जाते हैं, लापुंग, बेड़ो, आपका लोधमा, कर्रा, कारो नदी में, तो मार्च अप्रैल में भी हमने देखा है कि कारो नदी सूखी हुई है, लेकिन जैसे हम जंगल में प्रवेश करते हैं वहाँ पानी दिख रही है, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है? जंगल से आ रहा है। और जंगल कैसे वाटर रिजर्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि जंगल घना है। जब बारिश खूब तेज होती है तो पत्तों पर गिरता है पानी, अब पत्तों से बूंदों से पानी नीचे आकर मट्टी में आता है, तो वो सब पर्कुलेट कर जाता है नीचे। तो वो आपके गर्मियों में एक तरह का फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है कि बारिश का पानी जो धरती के नीचे है, नदी सूखी, बगल से वो जो फिक्स है वो धीरे धीरे आने लगता है। साफ पानी, स्वच्छ पानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो नेचर तो हमको सब बताता है, नेचर को समझने की जरूरत है, प्रकृति को। इसलिए हमने कहा ना
कि बच्चों को जंगल ले जाइए, उनको समझाइए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होना चाहिए कि भाई बच्चे जंगल के पारिस्थितिकों को समझें, चिड़िया जंगल को समझे, जंगल चिड़िया को समझे, जंगल की भाषा वन्य को जीवों को समझे, समझे। जंगल की भाषा को समझे। समझे। अच्छा, जैसे जंगल की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी और ये सब सारी बातें हो रही है, तो अगर जैसे जब पेड़ काट रहे हैं, बिल्कुल लगातार हम धराधर काट रहे हैं, तो उसके कारण तो असंतुलन हो ही रहा है। तो क्या ये रिचार्ज में पेड़ का जड़ भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाता कहा है? ना कि जड़ ही नहीं, पूरा पेड़ ही। पूरा पेड़। हाँ, तो जंगल जहाँ आप जाइएगा वहाँ पर आपको पूरा आपको मिलता है, वो पूरे बारिश के जल को रिचार्ज करता है। पहला बात है कि बारिश के जल को, जो जड़ें जो है ना, बारिश के जल को बहने से रोकती हैं, बर्बाद होने से सोखती भी हैं, मिट्टी में भी जाता है, पेड़ अपने भी रोकता है, घास रोकता है, जो उसके आपके छोटे छोटे घास है, झाड़ी है, झंकार है, वो सब रोकते हैं, पानी को नीचे जाने नहीं देते हैं। जो बचता पानी वही जाता है, आगे बहते हुए निकलता है। तो आपका तो जंगल और ये सब एरिया तो बहुत बड़ा रिचार्ज जोन एरिया है, जो बारिश को रोकता है, बारिश के पानी को बहने से रोकता है। तो ये तय ऐसा माना जाए कि अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में योजना बना करके अगर वृक्षों को लगाया जाए तो ये परिस्थितियां कुछ बदल सकती है। नहीं, तो हम लोग कई बार कर रहे हैं, सरकार काम भी करती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी सरकार, आपके फॉरेस्ट डे, सब कोई पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाना हमने कहा सोल्यूशन नहीं है, पेड़ लगा के पेड़ को बचाना बहुत जरूरी है। तो आप अब कहीं आपको जंगल काटना ही है, नेचुरली अब डेवलपमेंट भी चाहिए, रोड बनाना है, सब करना है, तो आप पेड़ काट रहे हैं, तो जितना पेड़ आप काट रहे हैं उसके जगह पे आप 2-3 पेड़ एक्स्ट्रा लगाइए, कहीं भी लगाइए, और जो कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो। बाहर का पेड़ मत लाइए, तो उससे क्या होगा कि पेड़ ग्रो भी करेगा। जंगल आपका पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाइए, बैलेंस बना रहेगा। हम लोग करते हैं पेड़ तो काट देते हैं और दूसरे पारिस्थितिकी का पेड़ लगा करके यहाँ लगा देते हैं, तो खत्म हो गया, पनपेगा नहीं, तो उससे फायदा कुछ नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि आप पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ लोगों को, आज भी मैं कहता हूँ कि हम लोग बार बार कहते हैं धरती बचाओ। मैं ये कहता हूँ धरती को बचाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को बचा लो, क्योंकि धरती 5 महाविनाश कर चुकी है, हम लोग 6ठे महाविनाश में इंटर कर चुके हैं। धरती का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। 4.5 बिलियन ईयर से धरती इसी ब्रह्मांड में है, इसी जगह पे है, हम ही लोग खत्म हो जाएंगे। इससे बेहतर हो कि इसके पहले धरती हमको खत्म, बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, डायनासोर खत्म हो गया, बहुत सारे खत्म हुए, धरती में महाविनाश कई बार हुआ। हम खत्म होने से पहले इस चीज़ को समझ जाए कि धरती ने एलिमिनेट करने की प्रक्रिया को में अब तेजी लाना शुरू कर दिया है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा कहता हूं कि अपने वातावरण को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, और वो कि वातावरण को स्वस्थ इसलिए बोलते हैं कि वो हेल्दी रहेगा, जंगल स्वस्थ रहेगा, नदियां स्वस्थ रहेंगी, हवा स्वस्थ रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को स्वस्थ रखने की बहुत ज़रूरत है। और छोटा सा लास्ट में कहेंगे कि सभी लोग इस चीज़ को जान चुके थे, जब पूरे भारत में लॉकडाउन था उस वक्त नेचर हमारा बदल चुका था। गर्मियों में भी केवल पंखे की ज़रूरत पड़ती थी, एसी की ज़रूरत नहीं थी, बारिश हो रही थी, तो इसका साफ मतलब था कि हम घर के अंदर थे, प्रकृति खुश थी, सब जानवर जीव जंतु खुश थे, हम घर के अंदर थे। हम फिर बाहर आ गए, घर के बाहर हमने फिर प्रदूषण करना शुरू कर दिया है। इससे बेहतर हो कि नेचर के सिग्नल को समझें, नेचर जो पढ़ाया उसको समझें, और सब कुछ हम लोग सब चीज़ को अगर हम केयर करें, प्रोटेक्ट करें, तो अगर जंगल पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। पारिस्थितिकी पर्यावरण संतुलन बेहद जरूरी है, और ख़ास करके आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में इसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे हमने कई विषय पर चर्चा की, वन्य जीव की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, स्वच्छता किस प्रकार पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है, आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम विषय पर हमने चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए नीतीश जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जोहार।